एवरीवन, तो आज का ये वीडियो होने वाला है सीटेट वालों के लिए। तो डन डन डन, पढ़ाई ऐसी करनी है कि खुशी के बाद खुशी के मारे ढोल लगाने बजने लगे। चलिए, आज हम एक कमेंट था बबली सिंह का, उन्होंने सीटेट के लिए कुछ गाइडेंस मांगी थी। उन्होंने कहा था कि सीटेट जो है उसको कैसे क्वालिफाई करें, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताइए। और सीटेट कहने के लिए बहुत इजी भी है और बहुत टफ एग्जाम भी है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस अप्रोच से टैकल कर रहे हो। कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है और कई बार स्मार्ट तरीके से थोड़ा ही पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी अप्रोच के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको टैकल करना है। अभी तो आपके एग्जाम में भी टाइम है, तो आप लॉन्ग जर्नी भी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ के कर सकते हो। और डिटेल पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, कभी भी शॉर्टकट पे मत जाइए, हमेशा जो लॉन्ग रास्ता है उसी पे जाइए। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि पहले क्या है, वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस आते थे तो इंसान रट के जाता था, उसको आराम से निकाल लेता था। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चंस को जो है घुमा के पूछा जा रहा है। उसमें आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको देखने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए जब आप अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, आपकी समझ डेवलप हुई होगी, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं साइंस के बारे में, क्योंकि जो बबली सिंह जी हैं उनका बैकग्राउंड साइंस ही है। तो आपको साइंस बताएंगी आंचल जी, जिन्होंने साइंस से सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है और आर्ट्स से मैंने। तो बबली जी, आपका ये कमेंट हम लोगों ने देखा था कि आप बोल रही थी कि मेरा शायद एक दो बार आपने ट्राई किया है, आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। इस बार जब जनवरी में आप एग्जाम देंगी तो होपफुली आपका इस बार सीटेट होपफुली 100% हो जाएगा। परेशान मत होइए, बस जिस तरह से बताया जा रहा है उस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। हाँ, जो है सीटेट जो एग्जाम है, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बीएड करने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया उसके जस्ट 20 या 15-20 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट थी। मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, उसी में सारी प्रिपरेशन भी करनी थी। हिमांशी मैम की क्लासेस ली, प्रॉपर नोट्स बनाया और उसी नोट्स को बस 10 से 15 के अंदर दिन के अंदर में मैंने रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। और ईवीएस की बात करूँ, ईवीएस के लिए मैंने एनसीईआरटी फ़ोन से ही पढ़ी थी। उस टाइम मेरे पास बुक नहीं थी। तो आपको मैं बता दूं, ईवीएस के लिए पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी से उठाकर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि कभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पूछ लेंगे, वहाँ की प्रजातियों के बारे में पूछ लेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, या फिर कौन सी पक्षी पाए जाते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी ईवीएस के लिए पढ़ना मस्ट है। आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से होंगे, चाहे सोशल साइंस के होंगे, तो ये तो दोनों में सेम ही है। और अगर आपका पेपर 1 है, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स है, इन्वायरमेंट है, सीडीपी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, और क्या पेपर 1 में ना ये है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आंचल जी। मैं पहले तो फॉर्मेट बताना चाहूंगी। जो बच्चे 1-2 बार दे चुके हैं वो फॉर्मेट को अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको पहले तो फॉर्मेट समझना है कि जो सीटेट है वो 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है वो आपका 1 to 5 के लिए होता है, यानी क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और जो आपका सेकेंड पेपर होता है वो होता है आपका 6 to 8 के लिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूंगी, अब जो बीएड वाले हैं वो फर्स्ट पेपर तो दे नहीं पाएंगे, तो जो सारी चीज़ें हैं वो बीएड वालों के लिए सेकंड पेपर के लिए लागू होंगी। फर्स्ट पेपर के लिए आपको नहीं सुनना है, जब सेकंड पेपर बताया जाएगा तब आपको सुनना है, तो वही आपके काम आएगा। बाकी जो बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट पेपर पे फोकस करना है। तो फर्स्ट पेपर में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका हिंदी होता है, और दूसरा जो भी आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज चूज करना होता है। आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी होती हैं, 2 लैंग्वेजेस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और टिप यही देना चाहूंगी कि जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो उस लैंग्वेज को फर्स्ट पे रखिएगा, और जिस लैंग्वेज में आप थोड़ी से वीक हो उसको सेकंड पे रखिएगा। तो 2 आपकी लैंग्वेज हो जाएंगी, ठीक है। और आपका जो तीसरा पार्ट है वो आपका सीडीपी हो जाएगा, चौथा पार्ट आपका ईवीएस हो जाएगा, और 5वां मैथ्स हो जाएगा। यानी 5 पोर्शन आएंगे उस फर्स्ट पेपर में। बीटीसी वाले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर में जो 6 to 8 के लिए होता है, उसमें यूजुअली जैसे कि फर्स्ट पेपर में आपके लैंग्वेज 1 और 2 होती है, इसमें भी लैंग्वेज 1 और 2 होती है। वो भी आपको अपने से चूज करना है, और जो जिस लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी है उसको 1 पे रखना है। हमेशा 1 प्रायोरिटी देनी है उसको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट को लेकर के। जो तीसरा आपका सब्जेक्ट हुआ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका अगेन सीडीपी है, और अच्छी खासी लेवल की सीडीपी पूछी जाती है, तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा।
और आपका जो चौथा सब्जेक्ट बनता है, इसमें 4 ही होते हैं, फर्स्ट में 5 होते हैं पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 4 होते हैं। और ये जो चौथा सब्जेक्ट होता है या आपका कोर सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपका मैथ्स और साइंस होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी, और जो आर्ट वाले हैं उनका सोशल साइंस होगा। तो ये पेपर का फॉर्मेट था, इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे आई होप। अब उसके बाद हम आपको मटेरियल और जो टीचर्स हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट रहेगा, कौन से टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो पहले हम साइंस का सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आर्ट का सुनेंगे। सीडीपी की बात करें, सीडीपी में जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं। जिस टाइम हमने एग्जाम दिया था उस टाइम ऑनलाइन मोड था, अभी ऑफलाइन हो गया। हाँ, अभी इस टाइम तो आपके लिए अच्छी बात है कि ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्या होता है, एक प्रेशर होता है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे भी देखना होता है और दिमाग में भी वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऑफलाइन हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन जो सीडीपी के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो पहले तो आपको ये करना है कि अपने दिमाग को एकदम शांत करके बैठना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि बस एक बार क्वेश्चन को रीड किया और हमें आंसर लगा दिया, हमें टाइम बचाना है। आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है उसका आंसर करना है। ठीक है, बात मैंने पहले ही बताया था कि सीडीपी के लिए मैंने हिमांशी मैम को फॉलो किया था, उनके नोट्स बनाए थे प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने प्लेलिस्ट डाली थी 40 to 45 वीडियोस की। तो मैंने उनको पूरा देखा था, प्रॉपर नोट्स बनाए थे और सीडीपी मैंने सिर्फ वहीं से पढ़ा था। और बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि मेरा मैथ्स और साइंस था, तो उसकी पेडागॉजी की बात करूँ तो अध्ययन मंत्रा जो चैनल है वो सर ने मैराथन क्लासेस करवाई थी। आपको बता दो, जब सीटेट का एग्जाम आता है तो सचिन सर, हिमांशी मैम, मतलब ये लोग सीटेट स्पेशल टीचर कहे जाते हैं। तो ये लोग अपनी मैराथन क्लासेस लाते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है, देखना चाहिए। ज़्यादा टाइम टेकिंग तो होता है, तो आप 2x पे करके देख लीजिए और काफ़ी हेल्प करेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको शरद सर की बात करती हूँ। शरद सर इंग्लिश के लिए अगर आपको देखना हो तो वो फिजिक्स वाला जो है, उन्होंने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो टीचिंग वल्ला करके एक चैनल है, वहाँ पे शरद सर इंग्लिश टीच करते हैं। उनके पेडागॉगी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जो पैसेज आता है 15 नंबर का तो पेडागॉगी आता है और 15 नंबर का पैसेज रहता है। तो पैसेज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि, और पैसेज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें पूछ जाती है। तो उसके लिए आपको अपना ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके लिए प्रैक्टिस करिए। अनसीन पैसेज के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके आपको, अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको बस क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स एक दिन में 2 पेपर तो आपको सॉल्व ही करने। देखिए, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप 6 घंटे तो दीजिए ही कि उस पेपर को सॉल्व करिए और इस तरह से अपने रूटीन को फॉलो करिए। आइए बात करते हैं आर्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आपको ईवीएस के लिए, अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ईवीएस के लिए मैं आपको लोकेश सर के को रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि लोकेश सर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं। और हाँ, एक चीज़ पहले ही बोल दूँ, ये जिन भी टीचर्स या जिन भी चैनल्स के नाम हम दे रहे हैं वो हमारी खुद की पर्सनल चॉइस है, जिनसे हमने पढ़ा है, जो हमें अच्छे लगे हैं उनको हम रिकमेंड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं को देखो, आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो देख सकते हो, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस हम अपनी चॉइस से बता रहे हैं। तो आप लोकेश सर की ईवीएस देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर कराते हैं। और अगर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिए मैं आपको हिंदी के लिए जो है वो अविरल सर को आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। उनसे बेहतरीन हिंदी मैंने नहीं देखी कि कोई पढ़ाता है। एक और राम सर करके थे, वो भी बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल हिंदी पढ़ाते थे, नेट वगैरह क्वालिफाई है, लेकिन आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, आप इनसे अविरल सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करना चाहूँगी। एक निधि अरोरा मैम है, वो पढ़ाती हैं, हालांकि मैंने उनसे बहुत क्लासेस नहीं ली है, एक आध क्लासेस ली हैं, लेकिन उनका वे ऑफ टीचिंग थोड़ा ठीक लगा मुझे। और दूसरा इंग्लिश के लिए जो मैंने आपको बताना चाहूँगी, दीपक सर हैं। तो इन दोनों में से आप किसी को भी देख सकते हो। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि थ्योरी पढ़ने के लिए पहले अच्छे से छांट काट लीजिए और उसके बाद एक टीचर पे स्टिक हो जाइए, किसी भी एक टीचर पे। ये नहीं कि आज उनसे पढ़ा, कल उनसे पढ़ा, परसों उनसे पढ़ा, ऐसे में फाइनली आप ना ही एक अच्छी नोट्स बना पाओगे, ना ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि हम थ्योरी ही पढ़ते रह जाएंगे। आपको थ्योरी पढ़ना है किसी भी एक टीचर से, उसके बाद जो क्वेश्चंस है ना उनको आपको मल्टीपल टीचर्स से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आप जितने मन चाहे उतने टीचर्स से सॉल्व कर लो। और रही बात अगर सेकंड पेपर की आए, तो मैं आपको सीडीपी के लिए पहले रिकमेंड कर देती हूँ
बाकी फर्स्ट पेपर का तो लैंग्वेज वगैरह ये सब कुछ सेम ही रहेगा, सेकंड पेपर में भी तो टीचर्स भी वही सेम रहेंगे जो मैंने रिकमेंड किया है। और अगर मैं बात करूं आपको सीडीपी के लिए, तो सीडीपी मैंने जो है पर्सनली सबसे पहले जो पढ़ा था अपना, वो मैंने अपनी बीएड की बुक से कवर किया था। मैंने किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया था। थोड़ा बहुत जो मैंने गाइडेंस लिया था अपना फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने अपना जो सीटेट है वो 2 बार में क्वालिफाई किया है। पहले मैं सीटेट पेपर 2 नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था इसकी वैकेंसीज ही नहीं आती हैं, फर्स्ट ही पेपर देती थी मैं। तो उसके लिए मैंने एक राजस्थान के सर थे, उनसे थोड़े बहुत, तब वो कॉपी में लिख के पढ़ाया करते थे, थोड़ी बहुत गाइडेंस मैंने उनसे ली थी। तब इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं थे, काफ़ी पहले का मेरा पेपर 1 क्वालिफाइड है। तो उसके लिए मैंने खुद से अपनी बीएड के बुक से नोट्स बनाए थे। लेकिन जब मैंने सीटेट पेपर 2 कवर किया है, तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना था, तो मैंने उसके लिए बस मैराथन्स देखी थी, और वो भी सचिन सर की देखी थी केवल। तो सचिन सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो किसी भी टॉपिक को समझाते हैं तो पूरा चारों तरफ से घुमाकर आपको समझा देते हैं कि आपके मन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। आप किसी भी, प्लीज़ अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो किसी भी ऐसे टीचर को मत पकड़िएगा जो किसी भी पॉइंट्स को बहुत जल्दी से शॉर्टकट में समझा के आगे बढ़ जाए। वहां से आपकी क्लियरिटी नहीं आएगी, आपकी समझ नहीं डेवलप होगी, जिससे आप एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया तब तो आप कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा के पूछ दिया तो आप फंस जाओगे। इसीलिए ऐसे टीचर को पकड़िए जो पूरा कोर अच्छे से आपको क्लियर कर दे, समझा दे। तो सचिन सर को आप देख सकते हो, गार्गी मैम है वो अच्छा पढ़ाती हैं। बहुत सारे लोग हिमांशी मैम को पसंद करते हैं, तो आप चाहो तो हिमांशी मैम को देख सकते हो। हालांकि पर्सनली मैंने हिमांशी मैम से कोई भी वीडियो को नहीं देखा है, मैंने नहीं पढ़ा उनसे, बट हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि वो खराब है, क्योंकि हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि हमें किस टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो हिमांशी मैम से आप पढ़ सकते हो। तो ये 2-3-4 टीचर्स हैं जिनको आप रिकमेंड कर सकते हो। अध्ययन मंत्रा के जो सर हैं पढ़ाते हैं, मेन जो है क्या नाम है उनका, अध्ययन मंत्रा के सर हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, रोहित सर, राइट, काफी वो बच्चों के लिए एक्टिव भी रहते हैं। बट उनका क्या प्रॉब्लम है कि मुझे ना उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी। जैसे वो कोई सेंटेंस बोलते हैं तो एक सेंटेंस को आधा उन्होंने छोड़ा, तब तक वो दूसरा सेंटेंस बोलने लगते हैं, पहले सेंटेंस को पूरा फ्रेम नहीं करते। तो इस वजह से मुझे थोड़ा उतना नहीं बनता था, तो मैंने मेनली जो है वो सचिन सर से ही अपना रिवीजन किया था सेकंड टाइम में। तो ये 4-5 टीचर मैंने बता दिए हैं, आप इनसे सीडीपी कवर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको अभी बुक्स भी रिकमेंड करूंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत फ्रूटफुल वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। लास्ट बचा आपका सोशल साइंस। तो देखिए अब आते हैं हम सोशल साइंस सब्जेक्ट को, सबसे पहले हम बुक से पकड़ने की कोशिश करेंगे। रीजन ये है कि आप कितना भी किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, वो उतना बेहतरीन तरीके से आपको उतना नहीं या तो आप उनका पेड बैच लीजिए, फ्री बैच में उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, और एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मैं अभी आपको मैथड बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कि ताकि आप अपना सब्जेक्ट भी कवर कर लो और जो पेडालॉजी वाला क्वेश्चन आता है उसको भी कवर कर लो उसी एनसीईआरटी से। तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी की पूरी कहानी मत लिख डालिए, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा सा फ्रेम करके एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, ताकि वो मुश्किल से 4 से 5 पेजेस में पूरे नोट्स आ जाएं और आप फटाफट से उसको रिवीजन कर डालो। तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। और क्योंकि आपको समझ डेवलप करनी है और टाइम भी है आपके पास, और एनसीईआरटी अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप परेशान मत होइए, बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो पूरी एनसीईआरटी फ्री में अवेलेबल कराते हैं। तो आप अपने मोबाइल में उन ऐप्स को स्टोर कीजिए और लाइन बाय लाइन वहाँ पे आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, पढ़ के अपने नोट्स बनाते जाइए। पहली चीज़ हो गई, बुक को मैंने बताया आपको। अब मैं बुक को बता देती हूँ कि उसको पढ़ना कैसे है, फिर मैं आपको जो है वो टीचर्स बताऊंगी जहाँ से आपको बहुत अच्छे से डिटेल में, मान लीजिए कि किसी कारणवश आप मेरा वीडियो लास्ट में देख रहे हैं और आपके पास समय नहीं है एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने का, तब आप क्या कर सकते हो, तब मैं आपको एक टीचर का नाम बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टीचर है, आप उनसे कर सकते हो। पर्सनली मैंने उनसे क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, थ्योरी तो नहीं पढ़ा है मैंने, पेड बैच कोई नहीं लिया है, हम दोनों ने ही नहीं लिया है किसी भी कोचिंग को, कोई भी पेड बैच कुछ भी नहीं ज्वाइन किया है, अपनी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की थोड़ी सी हेल्प से अपना क्वालिफाई किया है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, हमारा पर्यावरण, ठीक है, ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बाकी एनसीईआरटीज के लिए आप ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो देखिए कोई भी पेज रैंडम हम खोल लेते हैं, ये देखिए ये चैप्टर हमने इसको ओपन किया है, तो ये देखिए इसमें 2 तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ। एक तो आपको ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट मिलेगा, देख रहे हैं आप, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए काम देगा। प्लस ये जो आपको बॉक्सेस में बने हैं ना, जनरली हमें लगता है ये काम का नहीं है, हम बॉक्सेस वाला मटेरियल जो है छोड़ देते हैं, लेकिन ये बॉक्सेस वाला मटेरियल ही बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होता है। यहीं से आपका जो पेडागोजी वाला क्वेश्चन आता है उसको आपका जो एग्जामिनर है वो फ्रेम करता है। तो आपको जो है इसी तरह से सिचुएशंस दे दी जाएंगी और उसमें से फिर आपको चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाएगी। जैसे ये क्रियाकलाप है, देख रहे हो आप, तो ये बॉक्सेस आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं अपनी पेडागोजी सेक्शन के लिए। बाकी ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है आपको अपनी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को डील करोगे इन बॉक्सेस को पढ़ करके,
ये देखिए, ये जो नेम्स वगैरह दिए हैं ना, ये कॉलम्स दिया है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं पेडागोजी के। तो हमें लगता है पेडागोजी तो सब्जेक्ट से बाहर आती है, सिलेबस से बाहर आती है, हम कैसे करें? बिल्कुल सिलेबस से बाहर नहीं आती है, आप इसी तरह से कवर करिए। तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी की बात। उसके बाद मैं आपको बात कर रही थी कि टीचर की बात कर रही थी। सनी सर नाम है उनका, सनी सर से आप पढ़ाई कर सकते हो आराम से। उस दिन देखा था मैंने, अध्ययन मंत्रा में पढ़ाए थे, तो आप बस उनका नाम टाइप करके देखिए। उन्होंने 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नंबर वाइज पूरा सॉल्व कराया है, वो आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। दूसरा, उन्होंने पूरी एनसीईआरटी सीरीज पढ़ाई है। मतलब मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने पढ़ाया है, लेकिन जितना तोड़कर उन्होंने समझाया है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकालते हैं। और किसी भी टीचर का बेस्ट भी यही होता है कि वो जब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन फ्रेम कर देता है उन्हीं ऑप्शन से, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। आए तो बेस्ट है, नहीं समझ में आया तो आप किसी भी और टीचर को देख सकते हो, बट मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ इन्हीं की गाइडेंस में अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया था। इनकी दोनों सीरीज देखिएगा, एनसीईआरटी वाली 70-80 वीडियोस होगी, उनको 2-3 बार देख डालिए, और जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी देख डालिए। तो इस तरह से आप अपना इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये देखिए, ये यूथ की बुक है, ये देखिए, ये इंग्लिश की है, बाकी ऐसे हर सब्जेक्ट की आती है, आपको फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर के लिए मिल जाएगी। आप यूथ की बुक लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन बुक है किसी भी एग्जाम के लिए। यूथ एक जाना पहचाना नाम है, इससे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको यूथ पढ़ते समय ध्यान ये रखना है कि हम जब यूथ पढ़ते हैं तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके साइड हट जाते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनके 4 ऑप्शंस पे भी, इनके 4 ऑप्शंस में से क्या किसी से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्लस जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसको भी पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बची कुछ टिप्स की बातें जो मैं आपको बता दूं कोचिंग के लिए, ये पर्सनली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको लगता है मैं बिना कोचिंग के नहीं पढ़ सकता हूँ तो ले सकते हैं, अदरवाइज आजकल यूट्यूब पे हर एक चीज़ फ्री अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है, सब कुछ मिल जाएगा, पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, उन टिप्स को आप सुन लीजिए, जो कि अभी मैंने रैंडम लिखा है। बताइए। मैं एक चीज़ और भूल गई थी कि जैसे आपका साइंस का बैकग्राउंड है, तो मैथ्स और साइंस का कहाँ तक, मतलब किस क्लास तक आपको पढ़ना है, वो चीज़। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, तो जैसे जनरली पेपर 1 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है, मतलब 1 to 5th के लिए। तो उसके लिए आपको 8th तक पढ़ने की जरूरत है, मतलब आपको मैथ्स की बुक जो है 8th क्लास तक जो सिलेबस थोड़ा होता सा है, हाई लेवल आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपको 5th तक टीचर बनना है तो आपको 5th तक में कुछ नहीं है मैथ्स। आप अगर बुक उठा के देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 8th क्लास तक अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ्स के लिए आपको 8th क्लास तक, और साइंस का भी सेम ही है। और अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 10th लेवल तक प्रिपरेशन करके चलनी होगी। और मैथ और साइंस की बात करूँ तो मैथ की बुक के लिए आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए रहते हैं और मिसलीनियस जो एक्सरसाइज रहती है पीछे, उन सबको सॉल्व करेंगे तो वहीं से सारे क्वेश्चन आने, और कहीं बाहर से नहीं आता। ऐसा नहीं है कि 11th क्लास से भी क्वेश्चन आ जाएगा, बस 10th। लेकिन हाँ, 10th तक आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जो छूटे ना, हर एक टॉपिक आपका कवर होगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब आइए मैं कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेती हूँ। जनरली हम क्या है, बहुत कुछ पढ़ कर जाते हैं, हम जब पेपर देते हैं तो हमें लगता है कि ये पेपर बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आया हुआ है, मुझे सब कुछ आ रहा है, इस बार तो मेरा सीटेड क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आपका मुंह लटका हुआ होता है। रीजन क्या होता है कि हमें सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। और उसके पीछे क्या है, टाइम मैनेजमेंट। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, प्रीवियस ईयर्स भी लगाते हैं, MCQ भी लगाते हैं, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन पे नहीं लगाते। तो हर दिन ये गांठ बांध लीजिए कि आपको एक पेपर जरूर सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 2 दिन में 1 दिन कीजिए, लेकिन करना जरूर है। उस टाइम ड्यूरेशन में टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्पीड को बढ़ाइए अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो, अदरवाइज आपको कितना भी आएगा, कितना भी पढ़ के जाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस छूट गए तो। पहली टिप ये थी। दूसरी टिप आपको जो मैं बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस क्योंकि लेंदी होते हैं तो हम उसको 2 बार पढ़ते हैं समझने के लिए, है ना। 2 बार क्वेश्चंस को, एक बार रीडिंग कर लिया, लगा कि कुछ नहीं समझ में आया, तो उसी सेम क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 2 बार पढ़ते हैं। तो जो 2 घंटे का पेपर होता है वो हमारे लिए 4 घंटे का पेपर बन जाता है। आप सोच कर देखो, हर एक क्वेश्चन पे आप डबल टाइम दे रहे हो। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी से प्रैक्टिस करो कि चाहे आपको पहली बार पढ़ते समय थोड़ा टाइम लगे, वो चलेगा, लेकिन एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको सेकंड रीडिंग पे नहीं जाना है, ये रूल अपनाओ, उससे आपका देखिएगा खुद बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। यही सारी चीजें मैंने फॉलो की थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। उसके बाद बात करते हैं पैसेज की। पैसेज हमें बहुत इजी लगता है और जनरली हम एग्जाम में जाके फंस जाते हैं, कभी वोकैब की वजह से, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से, और ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है। बहुत ही
कम पॉइंट्स का ग्रामर पूछता है तो आप बहुत ही जिसे बोलते हैं नॉर्मल चीज़ें भी अगर आपने पढ़ ली हैं तो आप आराम से पैसेजेस सॉल्व कर लोगे। तो पैसेज आपको डेली सॉल्व करना है, डेली सॉल्व करना है, ये मत सोचिए बाद में कर लेंगे। पैसेज डेफिनेटली सॉल्व करना है क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गेम चेंजर का रोल प्ले करता है इस एग्जाम में। तो डेली आपको जो ये करना ही करना है। और पेडागोजी के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो ये मत सोचिए, ये मत दिमाग में लाइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसको ढूंढने की बजाय पहले एलिमिनेशन मेथड हटाइए कि कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आप इस तरह से करके सही आंसर पे पहुंचेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। पेडागोजी के लिए बता रही हूँ, आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं। सब्जेक्ट तो आप देखते ही आंसर टिक कर लोगे अगर आपने पढ़ा है तो इस तरह से आप पेडागोजी को टैकल करेंगे तो आपको आ जाएगा। और पेडागोजी के लिए डूज एंड डोंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि बच्चों के साथ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आप को एक बच्चा मान करके चलिए पेपर सॉल्व करते समय, और जो चीज़ें बच्चे के लिए बेहतर है आपको क्वेश्चन में वही टिक करना है, चाहे वो आपके मन में गलत ही हो। तो क्या कि हम बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, आपको छोड़ देना है, क्योंकि पेडागोजी यही करती है कि ये जो है ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो आपको इसमें चिल्ड्रन को ही सेंटर में रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को टिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दी है, जो भी मेरे सारी टिप्स हम लोगों ने शेयर कर दी हैं। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो डालना बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम।